आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैष्णव महासभा का शपथ समारोह, विधानसभा अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। एकजुटता का दिखा संदेश, शिक्षा सेवा को बढ़ावा देने का प्रण। कचरे में दबा स्वच्छता का दावा, बदहाल कचरा सेंटर, स्वच्छता पर सवाल, दम तोड़ती सफाई। चार साल, 4 मानसून और 2 अधूरे अंडरब्रिज, विकास पर लगा ब्रेक। कब खुलेगा रास्ता, फिर मिला आश्वासन, इंतजार में शहर। नए आईजी ने संभाला पदभार, जनता का भरोसा, साइबर क्राइम और नक्सल चुनौती पर फोकस। सड़क पर बैठा खतरा, सड़कों पर मवेशियों का कब्जा, जिम्मेदार कौन? राजनांदगांव में आज सियासत उस वक्त गर्मा गई जब अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा अनियमितता के आरोपों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई। जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए देश भर के श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ योगदान दिया है। ऐसे में चंदे से जुड़े किसी भी विवाद की सच्चाई सामने आना जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जाए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों में आर्थिक पारदर्शिता बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस मामले की वास्तविकता जनता के सामने आनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग दोहराई। वहीं प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों भक्तों के साथ में, करोड़ों श्री राम भक्तों के साथ में मजाक किया गया, उनकी आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया, जिसके बाद अयोध्या से लेकर के ये मामला पूरे देश पर, पूरे विश्व पर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इस मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे तमाम जगहों पर, पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में इस तरीके के आंदोलन चलते जा रहे हैं, जिसी के परिपेक्ष में आज राजनांदगांव के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन जारी किया गया है और इस विरोध प्रदर्शन में पूरे शहर के, पूरे जिले के नगरवासियों को सूचित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से वर्तमान की सरकार जो है वो अभी चंदा चोरी के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। अभी हमारे साथ में शहर अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार मौजूद है। मुदलियार जी, लगातार देखा जा रहा है कि मामला पूरे विश्व में बढ़ते क्रम पर है और लोगों की आस्थाओं के साथ में आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संरक्षण में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी हुआ है। ये दुर्भाग्यजनक है और इसका हम सबको खेद है। आज भक्त पीड़ित महसूस कर रहे हैं। भगवान श्री राम तक को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसमें जो समिति का, जो अयोध्या राम मंदिर की समिति का गठन किया गया था, उसमें भी भाजपाई लोगों का जो चंपत जी नाम बताया जा रहा है। चंपत राय और जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्हीं के द्वारा इसको समिति ट्रस्ट को संचालित किया जा रहा था और वहीं से चढ़ावा चोरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके लोगों ने किया है। ये शर्मनाक है। पहले तो भगवान श्री राम के नाम का चुनाव में इस्तेमाल करते थे, अब उनके चंदा जो चढ़ता है, जो चढ़ावा चढ़ता है, उसको चोरी करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस मामले में अभी देखा जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, जो अब जांच कर रही है। जांच में किस तरीके की कार्रवाई चाह रही है? मामला न्यायालय में है और आम जनता में इसको लेकर आक्रोश है। हर किसी से आस्था का जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। हम सबकी आस्था प्रभु श्री राम पर है और जो भक्ति भावना से व्यक्ति अपनी श्रद्धा से जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाता है, उसको तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा है और उसको भी लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी के विरोध में आज हम लोग
शहर भ्रमण कर लोगों के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं और लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में भगवान श्री राम का नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद चंदा जो चढ़ावा चढ़ता है उसको चोरी करने का काम करते हैं। करोड़ों राम भक्तों के आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया, जिसके बाद अब ये मामला सियासत पर तेज नजर में आता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। और वही अब देखने का विषय हो गया कि इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी अब किस तरीके का मामला निकल करके आता है। मामला अभी फिलहाल में बताया जा रहा है कि माननीय न्यायालय में चल रहा है, प्रकरण जो है न्यायालय पे चल रहा है और विपक्ष जो है वो अब सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आज हम लोग शहर का भ्रमण किए हैं, चौक चौराहों पे एक पुस्तिका लेके हम लोग सब आज नगर भ्रमण किए। अभी आप सबको मालूम है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी जो हुआ है वो बहुत बड़ा एक मामला बन रहा है और उसी को लेकर के आज हम लोग नगर में भ्रमण किए हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जिस श्रद्धा और आस्था के साथ अपना जो सब कुछ दान किया था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इसमें चंदा चोरी का काम कर रहे हैं। और ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? छोटे छोटे मामले को लेकर के योगी की सरकार बुलडोजर लेके जो चलती है, आज ये सरकार खामोश क्यों है? राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा की शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ पदभार संभालने का कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को नई दिशा देने के संकल्प का मंच बना। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज की एकता, युवा सहभागिता और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा का आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को भी बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में हम भी मौजूद हुए हैं और आज शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उन सुरेंद्र दास वैष्णव को, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित हुए हैं। आइए चलते हैं और सीधा चल करके देखते हैं कि किस तरीके से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। शपथ ग्रहण करने के बाद किस तरीके से समाज में उपलब्धि और समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जो दायित्व सुरेंद्र दास वैष्णव के कंधों पर दिया जा रहा है, वो किस तरीके से उन दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सीधे चलेंगे और बात करेंगे कि समाज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद समाज के प्रति और अन्य समाजों के प्रति जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे किस तरीके से सुरेंद्र दास वैष्णव के द्वारा निभाएगा। धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता के संदेश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विष्णु एवं संत महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद वैष्णव महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के साथ ही समाज को मजबूत संगठन के रूप में आगे बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और सेवा कार्यों को गति देने का संकल्प लिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसी भी समाज की ताकत उसकी एकजुटता और संस्कारों में होती है। उन्होंने वैष्णव समाज की परंपराओं और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा, संस्कार और सेवा के माध्यम से समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने नई टीम को समाज हित में बेहतर कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भी अपने दायित्वों को निभाने के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने, युवाओं को आगे लाने और सामाजिक गतिविधियों को व्यापक बनाने का संकल्प जताया। समारोह में वरिष्ठ जनों, जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। अंत में अतिथियों का सम्मान कर कार्यक्रम का समापन किया गया। ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ था जिसमें मैं लालबंधु वैष्णव कोषाध्यक्ष का निर्विरोध कोषाध्यक्ष बना हूं। तो सबकी मंशा है कि इस समाज का जो भी लेन देन पैसा ये होगा, ये बहुत सुचारू रूप से अच्छा चले, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। सुरेंद्र दास वैष्णव जी दाऊ अध्यक्ष निर्वाचित हुए और पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का समारोह हुआ और छत्तीसगढ़ के कोने कोने से समाज के बंधु आए थे। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और उनको बधाई दी। में सभी वैष्णव जनों का सहयोग, मार्गदर्शन, आशीर्वाद सबकी आवश्यकता पड़ेगी और निश्चित रूप से समाज ने जो हम पर विश्वास जताया है उस विश्वास में खरा उतरेंगे। आज वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष जी का दायित्व का
आज शपथ ग्रहण का समारोह था और हम सभी बहुत हर्ष और उल्लास के साथ यह कार्यक्रम को मनाए हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और मुझको इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे मैं धरती में खड़ा हूँ जिसका नेतृत्व हमारे महंत राजा दिग्विजय दास के वंशजों ने किया है और मैं ऐसे समाज का आज प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर बहनों की राखी अब बारिश और नमी से भी सुरक्षित रहेगी। हर साल की तरह इस बार भी राखियों को भाइयों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए राजनांदगांव डाकघर ने खास तैयारी की है। आपको बता दें, डाक विभाग ने वाटरप्रूफ लिफाफों की व्यवस्था की है ताकि बहनों के प्यार का यह अनमोल संदेश रास्ते में खराब न हो। इन विशेष लिफाफों की कीमत मात्र 10 रुपए रखी गई है। पूरी तरह से वाटरप्रूफ यह लिफाफा पानी के संपर्क में आने के बाद भी अंदर रखी राखी और संदेश को सुरक्षित रखेगा। दरअसल बारिश के मौसम में डाक यात्रा के दौरान अक्सर कागज या सजावटी राखियों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है, जिसे देखते हुए डाक विभाग ने यह पहल की है। राजनांदगांव पोस्ट ऑफिस का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ डाक पहुँचाना नहीं बल्कि बहनों की भावनाओं को सुरक्षित तरीके से भाइयों तक पहुँचाना है। अब बहनों का प्यार बारिश की बूंदों से नहीं रुकेगा और राखी अपने गंतव्य तक पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचेगी। सर, अभी राखी त्योहार को देखते हुए डाक विभाग प्रति वर्ष एक स्पेशल कवर राखी लिफाफा सभी डाकघरों में भेजते हैं। इसी तरह से हमारे राजनांदगांव प्रधान डाकघर में स्पेशल राखी कवर प्राप्त हो गए हैं। ये कवर वाटरप्रूफ रहते हैं और सुविधाजनक रहते हैं, जिससे सभी इसमें, और एक चीज और है इसमें खास कि भाई बहन का प्यार का प्रतीक है ये, और वो उपलब्ध है हमारे काउंटर में। अब पुलिसिंग सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि जनता के भरोसे और तकनीकी आधारित सुरक्षा व्यवस्था को केंद्र में रखकर आगे बढ़ेगी। राजनांदगांव रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार यादव ने पदभार संभालने के बाद अपनी कार्यशैली और प्राथमिकताओं का खाका साफ कर दिया है। आईजी अजय कुमार यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रेंज में कानून व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ पुलिस और जनता के बीच विश्वास की दूरी को कम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में अपराध नियंत्रण के लिए पारंपरिक पुलिसिंग के साथ आधुनिक तकनीक का भी अधिक उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा साइबर अपराधों को लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि डिजिटल दौर में अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए पुलिस को भी अपनी रणनीति लगातार अपडेट करनी होगी। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आईजी यादव ने कहा कि सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस के बेहतर तालमेल से चुनौतियों का सामना किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम भावना के साथ काम करने के निर्देश देने की बात कही। आज ही मैंने पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव के पद पे ज्वाइनिंग दी है और मेरे राजनांदगांव, खैरागढ़ और मानपुर मोहल्ला के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक भी हुई है और पूरे रेंज के बारे में समझा गया है, रेंज के क्राइम के पैटर्न को समझा गया है, उसके साथ साथ जो यहाँ की एक्सपेक्टेशन है उन सभी को समझा गया है। तो मुझे लगता है कि शासन के जो निर्देश हैं, पीएचक्यू के निर्देश हैं, उस पर हम लोग लगातार अच्छे से कार्रवाई करेंगे। बेसिक पुलिसिंग पे फोकस रहेगा और उसके साथ साथ जो अपराधों के अनुसंधान, अपराधियों की पकड़ और जो शासन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, अवैध शराब, सट्टा, जुआ इत्यादि पे प्रभावी और कार्रवाई, और ये सुनिश्चित करें कि पुलिस की कोई मिलीभगत ना हो। राजनांदगांव की पहचान संस्कारधानी के रूप में है, लेकिन इन दिनों शहर की सड़कों का हाल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ट्रैफिक सिग्नल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मगर नियमों को लागू कराने वाला तंत्र कई जगह नदारद नजर आता है। परिणाम यह है कि नो पार्किंग जोन में बेखौफ वाहन खड़े हैं, नो एंट्री मार्गों पर वाहनों की आवाजाही जारी है और नियम तोड़ना जैसे आम बात बन गई है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे सिग्नल चालू है, लेकिन कई स्थानों पर यातायात पुलिस के नियमित मौजूदगी नहीं दिखती। दूसरी ओर शहर के प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण ने यातायात की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कई दुकानदार दुकानों की सीमा से बाहर तक सामान सजाकर बैठे हैं, वहीं ग्राहकों के वाहन भी सड़क किनारे खड़े कराए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वाहन सड़क पर ही खड़े करने पड़ते हैं। इसके बाद जब यातायात अमला कार्रवाई करता है तो चालान काटे जाते हैं।
ऐसे में नागरिकों का सवाल है कि अगर पहले से पार्किंग की उचित व्यवस्था होती और अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई की जाती तो क्या यह स्थिति पैदा होती। शहरवासियों का मानना है कि केवल चलानी कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि नो पार्किंग और नो एंट्री नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। बाजार क्षेत्रों में व्यवस्थित पार्किंग विकसित की जाए और अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित अभियान चलाए जाए। राजनांदगांव को संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन शहर के बीचों बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो स्वच्छता के दावों की हकीकत बयां कर रही है। दरअसल चिखली ओवर ब्रिज के नीचे बना कचरा कलेक्शन सेंटर अब खुद कचरे में दबता नजर आ रहा है। हालात ऐसे है कि यहां से गुजरने वाले लोग सांस रोक कर निकलने को मजबूर है। जिस सेंटर को शहर का कचरा व्यवस्थित तरीके से एकत्र करने के लिए बनाया गया था, वहां अब कचरा निर्धारित सीमा से बाहर तक फैल चुका है। चारों ओर फैली गंदगी, तेज दुर्गंध और खुले में बिखरे कचरे के बीच मवेशी और आवारा कुत्ते भोजन तलाशते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह मुख्य मार्ग नहीं है, लेकिन ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाला रास्ता लोगों के लिए समय बचाने का विकल्प है। सबसे गंभीर बात यह है कि खुले में पड़े कचरे को जलाने की कोशिश भी की जा रही है। अगर आग बेकाबू हुई तो जहरीला धुआं, प्रदूषण और बड़ा हादसा किसी भी समय हो सकता है। सवाल यह भी है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने कचरा कलेक्शन सेंटर की क्षमता क्या पर्याप्त नहीं है या फिर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था ही पूरी तरह चरमरा गई है। अब निगाहें नगर निगम पर है। दरअसल स्वच्छता केवल पोस्टरों और अभियानों से नहीं बल्कि जमीनी व्यवस्था से दिखाई देती है। चिखली ओवर ब्रिज के नीचे का यह कचरा कलेक्शन सेंटर आज कई सवाल खड़े कर रहा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना परिसर में उस समय हलचल बढ़ गई जब पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा बिना पूर्व सूचना के आकस्मिक निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, मालखाना, हवालात सहित अपराध, शिकायत, मर्ग, गुम इंसान एवं समन वारंट जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया। एसपी ने लंबित अपराधों और शिकायतों के तत्काल निराकरण पर विशेष जोर देते हुए गंभीर मामलों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और समन वारंट की समयबद्ध तामीली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल अपराधों में संवेदनशील और प्रभावी कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई। निरीक्षण के दौरान जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए एसपी ने दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में नियमित चेकिंग, हेलमेट और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने और दुर्घटना की स्थिति में गोल्डन आवर के दौरान घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए रविवार को राजा फतेह सिंह मैदान में स्कूल बसों और वैन की सुरक्षा परीक्षा ली। पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त अभियान में जिले के 21 स्कूली वाहनों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई वाहनों में सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां सामने आई, जिसके बाद संबंधित स्कूल प्रबंधन को 2 दिनों के भीतर सभी खामियां दूर कर दोबारा वाहन प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया गया। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और केसीजी पुलिस की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन बीमा, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स और इमरजेंसी एग्जिट सहित सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं करने वाले स्कूल वाहनों पर चालानी कार्रवाई के साथ अन्य वैधानिक कदम भी उठाए जाएंगे। अभियान के दौरान बस चालकों और परिचालकों को अग्निशमन यंत्र के सही उपयोग और आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया देने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। पुलिस और परिवहन विभाग ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के संयुक्त निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। संस्कारधानी राजनांदगांव में विकास की रफ्तार इन दिनों 2 अधूरे अंडरब्रिजों के बीच कहीं अटक गई है। गौरीनगर और रेलवे स्टेशन अंडरब्रिज पिछले 4 वर्षों से अधूरे पड़े हैं। हर बार नई समय सीमा, नए आश्वासन और नई बैठकों के बावजूद जमीनी तस्वीर नहीं बदली। अब लोगों के बीच यह सवाल गूंजने लगा है कि आखिर इन परियोजनाओं का अंत कब होगा।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एक ओर गौरीनगर और स्टेशन अंडरब्रिज का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया, वहीं दूसरी ओर मोतीपुर अंडरपास की नई परियोजना शुरू करने की तैयारी चल रही है। इससे पटरी पार क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि पुराने अधूरे काम पूरे किए बिना नए निर्माण शुरू करना विकास नहीं बल्कि योजनाओं का बोझ बढ़ाना है। हाल ही में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने रेलवे अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने अक्टूबर से दोनों रुके हुए अंडरब्रिजों का निर्माण दोबारा शुरू करने का भरोसा दिया है। हालांकि शहरवासियों का कहना है कि उन्हें अब वादों से ज्यादा मशीनों की आवाज सुनने का इंतजार है। अब पूरा शहर अक्टूबर पर नजरें टिकाए हुए है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस बार अधूरे अंडरब्रिजों पर काम वास्तव में शुरू होगा या फिर राजनांदगांव को एक और नई तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 4 साल हो गया, 4 साल के ऊपर होने जा रहा है और बनाएंगे बोलते हैं, लेकिन अब काम चालू होगा, उसके बाद काम होता ही नहीं। यहाँ पे फिर रोक देते हैं, बारिश आ गया, फिर गर्मी आ गया और पब्लिक को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है। और ओवरब्रिज भी है तो ओवरब्रिज का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसका भी समय दनियात खत्म हो चुका है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पे मच्छर मक्खी वो तो होता ही है, कीड़ा मकोड़ा आ ही रहा है भैया, सभी आ रहे हैं, सभी प्रकार का दिखते रहते हैं जीव जंतु। पटरी पार के लोग अंडरब्रिज निर्माण को लेकर बहुत बार आंदोलन कर चुके हैं। मैं खुद वार्डवासियों के साथ 2-4 बार चले गया हूँ, आंदोलन कर चुका हूँ। हर बार हमें आश्वासन मिलता है इस काम 1 महीने में 15 दिन में चालू कर दिया जाएगा, पर अभी तक रेलवे के अधिकारी द्वारा काम चालू नहीं किया गया है। अभी हाल ही में हम सब वार्डवासियों के साथ एक आंदोलन किए थे स्टेशन में जाकर, तो हमें अक्टूबर माह का लिखित लेटर दिया गया है। ये लेटर है, अक्टूबर माह में काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर अक्टूबर माह में काम चालू नहीं किया गया तो हम सब वार्डवासी फिर से अब उग्र आंदोलन करेंगे, या तो काम शुरू करवाएंगे या बंद करवाएंगे। राजनांदगांव जिले के ग्राम कोटरा भाटा से शमशान घाट होते हुए परियापारा तक बनने वाली सड़क अब सुविधा से ज्यादा परेशानी का कारण बन गई है। वर्ष 2024 में शुरू हुआ सड़क निर्माण आज भी अधर में लटका हुआ है। गिट्टी बिछाकर छोड़ दी गई सड़क बारिश से पहले ही कमजोर पड़ गई और पहली तेज बारिश ने निर्माण की हकीकत सामने ला दी। करीब पूरी सड़क पर फैली गिट्टी अब ग्रामीणों के लिए रास्ते की जगह जोखिम बन गई है। 2 पुलिया का काम भी अधूरा पड़ा है। बारिश शुरू होने पर पाइप डालकर निर्माण कार्य रोक दिया गया, लेकिन इसके बाद सड़क की सुरक्षा को कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। नतीजा यह हुआ कि तेज बारिश के पानी के बहाव में सड़क का लगभग 90% हिस्सा बह गया। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरे निर्माण के कारण आने जाने में परेशानी हो रही है। खासकर बारिश के दिनों में यह रास्ता और भी खतरनाक हो गया है। जिस सड़क से गांव के लोगों को बेहतर आवागमन की उम्मीद थी, वही अब इंतजार और परेशानी की कहानी बन गई है। खरीफ सीजन 2026 में किसानों को खाद के लिए इंतजार और परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले ने ऐसी व्यवस्था तैयार की कि अब इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के मामले में केसीजी जिला प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 9 जुलाई तक जिले में 21,452 टन रासायनिक उर्वरक का भंडारण किया गया, जिसमें से 17,980 टन यानी 83.8% खाद किसानों के खेतों तक पहुंच चुकी है। खास बात यह रही कि जिले के किसी भी क्षेत्र से खाद संकट या कमी की शिकायत सामने नहीं आई। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल की निगरानी में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसमें सेवा सहकारी समितियों में लगातार खाद की उपलब्धता बनी रही। इसका सीधा फायदा किसानों को मिला और उन्हें डीएपी, यूरिया समेत अन्य उर्वरक के लिए भटकना नहीं पड़ा। खैरागढ़ में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई करोड़ों रुपए की नहर अब खुद ही सवालों में घिर गई है। आपको बता दें, लामनीन बांध से देवरी भाटा तक बनी नहर पहली ही बारिश में जगह जगह जवाब देने लगी है। हालात ऐसे है कि मजबूत कंक्रीट की जगह अब नीचे बिछाई गई काली पॉलीथीन नजर आने लगी है। किसानों का कहना है कि जिस नहर से उन्हें सिंचाई की उम्मीद थी, वह पहली बारिश में ही गुणवत्ता की कहानी बता रही है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले से निकलकर सामने आया है। जी हां, आपको बता दूं कि लमानीन बांध से लेकर देवारी भाट तक बनाई गई नहर नाली परियोजना पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते हुए नजर आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली ही बारिश में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नहर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसकी जो ऊपरी जो परत है पूरी तरीके से उखड़ चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो गुणवत्ता है उसको भी आप देख सकते हैं कि किसी भी गुणवत्ता पूर्ण मटेरियल का इसमें उपयोग नहीं किया गया है। अब जो
भ्रष्टाचार के सामने आने के बाद, खबर प्रकाशित होने के बाद देखना यह होगा कि विभागीय जो अधिकारी हैं इस पर कब तक कार्रवाई करते हैं। वहीं किसानों का कहना है कि इस नहर नाली के बनने से हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, हमारे जो खेत तक के पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है, उल्टा इससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। कई बार जो मवेशी है इस नहर में धंस जाते हैं क्योंकि पूरी तरीके से गुणवत्ताहीन निर्माण इस नहर का हुआ है। अब क्या इस पर कार्रवाई होती देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। खैरागढ़ से साकेत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दरअसल जुरला कला उदरीनवा गांव से देवारी भाटा तक फैली इस नहर में कई जगहों पर कंक्रीट की परत उखड़ चुकी है। बारिश के पानी ने निर्माण की मजबूती की ऐसी परीक्षा ली कि कई हिस्सों में अंदर की परतें बाहर आ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले साल भी नहर को नुकसान पहुंचा था, लेकिन स्थायी समाधान की जगह सिर्फ खानापूर्ति वाली मरम्मत कर दी गई। अब सवाल सिर्फ नहर की दीवारों का नहीं बल्कि किसानों की उम्मीदों का भी है। नहर के किनारे बनाए गए पहुंच मार्ग भी पहली बारिश में बह गए हैं। दबका के पास अमलीही से भरकन्हा तक खार जाने वाला रास्ता कट जाने से करीब 200 एकड़ खेतों तक ट्रैक्टर और कृषि मशीनें नहीं पहुंच पा रही है। किसान मजबूरी में पुराने तरीकों से खेती करने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई निर्माण में तय मानकों की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि जहां मजबूत बेस और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए था, वहां लापरवाही बरती गई। करोड़ों रुपए की लागत से बनी नहर अगर 2 बारिश भी नहीं झेल पा रही तो निर्माण एजेंसी और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना तय है। इतना पैसा फंसा के लाखों करोड़ों में नहर बना है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। पानी गिरते तो पूरा मिट्टी फैल जाते और पानी गिरे से पूरा रोड भी खराब हो गए। किसान मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कुछ करना चाहिए सरकार लेकर बारे में। नहर टूटे के बाद का अलग थे कि पानी खेत में आते बिल्कुल नहीं, कुछ फायदा नहीं है। पूरा वेस्ट जाते पानी, यहाँ कोई मतलब नहीं पड़ा थी। पूरा नुकसान है। यहाँ तो मतलब आ जाए के लिए भी, पैदल चले के लिए भी बहुत दिक्कत होती। यह है तो 2 महीना नहीं चले तुरंत के तुरंत वो दर के हो हा और का पैसा फंसावे का मतलब पड़त है। हाँ, समस्या और हमारे गाँव सड़क बनाओ, पानी की समस्या है, लड़ाई झगड़ा मारा हो अथवा गाँव में तेला व्यवस्था करो। नहर तो समय बने, अभी पौर बने पक्की है, खराबे हो गए। 2 महीना नहीं चले। कैसे टूट गए इतना जल्दी? पानी गिरी तो बह के टूट गए। अच्छा, इमे का नुकसान होते अभी तुम्हारा? किसान मन के सब बहुत नुकसान होते। और सड़क वड़क के का स्थिति है नहर के आजू बाजू के? और बनना चाहिए। राजनांदगांव में अब सड़कें सिर्फ वाहनों के लिए नहीं रह गई है। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर मवेशियों का कब्जा नजर आ रहा है। कहीं बीच सड़क पर बैठे मवेशी ट्रैफिक रोक रहे हैं तो कहीं यही लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। नगर निगम की कार्रवाई के दावों के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुछ दिनों बाद हालात फिर पुराने जैसे क्यों हो जाते हैं। ये तस्वीरें राजनांदगांव की हैं, जहां सड़क के बीचों बीच बैठे ये मवेशी किसी भी वक्त हादसे की वजह बन सकते हैं। वाहन चालक हॉर्न बजाते हैं, रास्ता बदलते हैं, लेकिन कई बार अचानक सामने आए मवेशी से टक्कर हो जाती है। सबसे ज्यादा खतरा रात के समय रहता है, जब कम रोशनी में सड़क पर बैठे मवेशी दिखाई नहीं देते। शहरवासियों के लिए यह सिर्फ ट्रैफिक की परेशानी नहीं बल्कि रोज का डर बन चुका है। बाजार इलाकों में हालात ऐसे हैं कि दुकानदारों को ग्राहकों से ज्यादा सड़क पर घूमते मवेशियों से जूझना पड़ता है। हालांकि नगर निगम की ओर से समय समय पर अभियान चलाकर मवेशियों को पकड़ने और पशु मालिकों पर कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के बाद भी समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही। दरअसल एक तरफ शहर स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर बैठा एक मवेशी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। जरूरत है ऐसी व्यवस्था की जिसमें सिर्फ अभियान नहीं बल्कि लगातार निगरानी, पशुपालकों की जवाबदेही और सख्त नियमों का पालन सुनिश्चित हो। एक तो सबसे पहली बात है कि जो गाय जो पालने वाला उनको अपना जो पाले हों उसको अपने घर पर रखे और बाकायदा उनको चारा वारा देंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरी बात क्या है कि आजकल अपना दूध लेते हैं और उसके बाद गाय को छोड़ देता है। इससे आम आदमी को बहुत परेशानी हो रहा है। इसमें किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ भी हो सकता है। ऐसा ऐसे बहुत परेशानी है। अभी तो मैं नया हूँ, 8 को ज्वाइन किया हूँ और 9 से लगातार मैं प्रातःकालीन भ्रमण में भी निकल रहा हूँ और दिन में भी यदा कदा मैं शहर में घूमते रहता हूँ और लगातार सभी वर्ग से बात कर रहा हूँ और एक बार समझने के बाद उसमें क्या प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है और इसको कैसे मतलब इसको सुचारू रूप से मतलब अपन उसको व्यवस्थित कर पाएंगे, इस पर अपन कार्रवाई करेंगे।
हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।